हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पोल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, एमपीएस का कोर्स है और वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के 2021 में दिसंबर में आपके एग्जाम हुए थे, क्योंकि अब आप सभी के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो आप सभी के एग्जाम अब जून में 2021 के बाद में सीधा आप जून में 2022 में होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप सभी ने अभी तक अपने एग्जाम्स की तैयारी शुरू नहीं भी करी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आप सभी के लिए इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट है जो ज्यादातर बच्चे अपने फाइनल ईयर में पढ़ते भी हैं और आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजियर भी पढ़ने वाला है। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए कुछ वेरियस बातें बता दूं कि 100 मार्क्स का पेपर आएगा, इसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करेंगे और 3 घंटे का आप सभी को समय मिलेगा। और वे सभी स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि ये वीडियो आपके लिए जब आपकी बैक आई है, अगर आपके पास में MPSE जुड़ गया तो ये सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है और ये वाला बगैर MPS जुड़ेगी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो बिल्कुल बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर कुछ और पढ़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो और ये गलती इतनी बड़ी मत करना। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ सेक्शन बने हुए आते हैं, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 1। एक सेक्शन में 5 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 5 तक, और दूसरे सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन अलग से यहाँ पर मेंशन है। आप अगर देखेंगे तो आपको क्या करना है, इन सभी सेक्शंस के अंदर से 2 क्वेश्चन तो पक्का अटेंड करने हैं। किसी भी एक सेक्शन से आप 3 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, लेकिन अलग सेक्शन जैसे फर्स्ट सेक्शन है इससे आपको 3 क्वेश्चन आते हैं तो आप 3 क्वेश्चन यहाँ से अटेंड करेंगे। 3 से ज्यादा नहीं कर सकते, आप करेंगे तो नंबर कटेंगे आपको। इस वाले सेक्शन से अगर आपने शुरू के ही 5 क्वेश्चन अटेंड कर लिए तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही के मार्क्स मिलेंगे, आपको 2 बिल्कुल काट दिए जाएंगे। तो आपको कोई भी जो आपकी इच्छा करे कोई भी 2 आप क्या कर लीजिए अपने सेक्शन से, एक सेक्शन से 2 आप क्वेश्चन को करिए और फिर दूसरे सेक्शन से भी 2 करिए, और तीसरा आपको क्वेश्चन जो लगे, मतलब 2 इधर से कर लिए हमने, 2 इस वाले सेक्शन से कर लिए सेकंड सेक्शन से। अब एक 5वां क्वेश्चन आप चाहे यहाँ से अटेंड कर लीजिए चाहे यहाँ से अटेंड कर लीजिए, जो आपका मन करे, और जल्दबाजी में गलती नहीं करनी इस चीज को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बने थे और कैसे कैसे क्वेश्चन आप सभी को प्रिपेयर करने होंगे। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बना है कि वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध की व्याख्या करनी है। तो ये क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, दूसरी बात वैश्वीकरण के दौर में अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे प्रभावित हो रहा है। तो ज्यादातर देश आपस में जुड़ रहे हैं व्यापार के थ्रू, राजनीतिक एकता के थ्रू। तो लेकिन कंटेंट ज्यादा ना होने के कारण मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को अटेंड ना करिए, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन को अटेंड कीजिए जिससे आपको ज्यादा मार्क्स मिले। तो सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय परिवेश में नारीवादी परिप्रेक्ष्य को आप सबसे पहले ये अटेंड कीजिए, जिसमें आपको JN टिग्नर के विचार लिखने हैं। टिग्नर के गिरा लिखा, ये टिग्नर के विचार आप लोगों को करने हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार आप सभी से पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप पक्का करके जाइए, ये आता भी है। मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं और आप वही प्रिपेयर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको मैं ये कहूंगा कि आप ये वाला अटेंड कीजिए। आपसे या तो नव यथार्थवाद, उदारवाद, ये पक्का है कि आपसे इन 4 में से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगला है शीत युद्ध के बाद, ये क्वेश्चन मैं आप सभी को पक्का कहूंगा कि आप करके जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि अब की बार भी रिपीट हो जाए। यहाँ पर पूछा गया, देखो कई बार क्वेश्चन हिंदी में गलत लिखे होते हैं और बच्चे उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं और गलत उत्तर लिख लेते हैं। तो आप लोगों को इंग्लिश में भी क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है। शीत युद्ध के उपरांत अंतरराष्ट्रीय संबंध में सुरक्षा के बदलते हुए आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सुरक्षा का जो आयाम है वो बदल चुका है, कैसे बदल गया है यहाँ पर मैं आपको ये समझाऊंगा। शीत युद्ध का जो काल है 1945 से लेकर 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का यानी जब तक सोवियत संघ USSR जो है इसका डिक्लाइन नहीं हुआ तब तक चला। अब इसके बाद में क्या हो जाता है, 1991 के बाद में यूएस से अमेरिका दुनिया की एकमात्र शक्ति बची और ज्यादातर देश क्या थी, पावर ऑफ बैलेंस था इस टाइम। अमेरिका अपनी दोस्त कहीं नहीं जमा पाता था, कहीं पर भी अगर अमेरिका हस्तक्षेप करने की कोशिश करता तो वहां पर सोवियत संघ आ जाता था, कहीं सोवियत संघ हस्तक्षेप करने की कोशिश करता था तो वहां अमेरिका आ जाता था। तो शक्ति संतुलन बना था। परंतु 1990 के बाद से ही हम देखते हैं, जैसे इराक में हमला हुआ था, क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा। इराक में जब हमला हुआ था, प्रथम खाड़ी युद्ध जिसे हम बोलते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, उसमें अमेरिका का वर्चस्व दिखा और अमेरिका उसके बाद से विश्व में जिस भी इलाके में उसे लगता है ऐसा, तो वहां पर वो अपनी दखल अंदाजी देता है। तो हर एक देश के लिए इंपॉर्टेंट है कि या तो वो ऐसे देश ऐसे संगठनों के साथ जुड़ जाए जहां पर अगर अमेरिका या कोई भी देश उस पर वर्चस्व साधने की कोशिश करे तो वो अपनी बात को वहां पर रख सके। सबसे पहली चीज आप सभी के मन में ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो सुरक्षा के बदलते हुए आयाम क्या थे, ये थी। दूसरी बात, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ
उसके बाद से ही आप देखेंगे 1998 के करीब में, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक डेट बता रहा हूँ, इसी समय पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया, इसी समय चाइना ने किया, इसी समय इंडिया ने भी किया, बहुत जरूरी समझा। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि ये एक टाइम ऐसा था, ये एक ऐसा ध्रुवीकरण हो चुका था इस टाइम पे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था देशों के लिए कि वो अपने आप को क्या करे, अपने आप को पावरफुल बनाए। क्योंकि अमेरिका जैसा देश अगर किसी पे हमला करेगा तो वहां पर उस देश की सुरक्षा यानी हथियारों की होड़ बढ़ गई है। इसके बाद में तीसरे विश्व युद्ध होने की संभावना भी बढ़ चुकी है अब, क्योंकि बहुत ज्यादा अलायंस बन चुके हैं। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन भी पक्का करके जाना है। अच्छा, इसके अंदर ये क्वेश्चन ना पूछ के कई बार पूछ लेता है सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण हुए, क्या परिणाम निकले, तो ये क्वेश्चन भी करके जाना है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आप सभी को। इसके अलावा जो कोल्ड वॉर के फेजेस है उसके अंदर आपसे वेदांत पूछ लेता है, वेदांत, वेदांत यानी तनाव से थल्ले, आप सभी को पता है तनाव से थल्ले। मैंने आप सभी के लिए जो है वो प्लेलिस्ट बना दी है जिसके अंदर आप सभी के लिए MPS 002 की जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो ना मिले तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला है चीनी गणवादी जो राज्य है उसके उदय पर निबंध लिखना है। तो चीन जैसे माओ के नेतृत्व में क्रांति हुई, अब यहाँ पर आपको ये यहाँ से स्टार्ट करना है और लास्ट तक जो 1998 में चीन ने अपने उद्योगों का जो निजीकरण किया, उद्योगों का निजीकरण, वहां तक आप सभी को बिल्कुल पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताना है कि किस तरीके से इसने निजीकरण जो किया, किस तरीके से इसका विकास हुआ, किस तरीके से कौन से स्टेप्स लिए ताकि इसका विकास हो सके। तो ये क्वेश्चन थे। इसके बाद में आगे देखेंगे निगमवाद की विशेषताओं को बताइए, इसने राज्य की संप्रभुता को कैसे प्रभावित किया। निगमवाद क्या होता है? निगमवाद का मतलब यहाँ पर MNCs से, इससे है MNCs से, MNCs कह लूं मैं या फिर TNCs कह लूं। अगर पेपर में बहुराष्ट्रीय कंपनी भी यहाँ लिखी होती तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हिंदी में क्वेश्चन कितना घुमाता है यही चीज मैं आप लोगों को इंग्लिश में दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा, इसीलिए उनका पेपर ज्यादा अच्छा नहीं आता। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स कोऑपरेशन ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेट्स सॉवरेनिटी, यानी राज्य की संप्रभुता को प्रभावित करने में जो हमारे ऐसे MNCs वगैरह आएंगी उनके लिए। तो आप लोगों को क्वेश्चन हिंदी मीडियम में भी पढ़ना है और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ना है, ये भी ध्यान रखना है। अगर आप क्वेश्चन एक ही लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आप सभी के साथ में दिक्कत हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो कैसे प्रभावित किया है कि आज MNC आती है तो देश के अंदर रोजगार देती है, रोजगार का दायरा राज्य से छूटता जा रहा है। दूसरी बात, रोजगार को छोड़ दें हम तो रोजगार के अलावा कि ये अपने कर्मचारियों को वेतन खुद से निर्धारण करती है और उनका आर्थिक शोषण भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, एक अमेरिकी कंपनी है BPO मतलब कॉल सेंटर। अमेरिका अपने किसी भी एम्प्लॉयर से अगर काम करवाती है तो वो कैसे काम करवाती है? वो करवाती है कि भाई उसको लगभग $300 तो देना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे भारत में कोई कंपनी आती है BPO यानी कॉल सेंटर, $300 अमेरिका के अंदर पे करने पड़ेंगे। और वर्तमान समय में आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ $80 पहुंच चुका है, तो आप देखेंगे 24,000 रुपये उसे पे करने ही पड़ेंगे, 24,000 रुपये उसे पे करने ही पड़ेंगे। लेकिन भारत के अंदर किसी भी कॉल सेंटर में काम करवाते हैं तो 10 से 15,000 रुपये मैक्सिमम है जो कि आम तौर पे लोगों से करवा लिए जाते हैं। तो यहाँ पैसा बच जाता है। तो वेतन के मामले में भी लोगों का शोषण होता है। तो राज्य की स्वतंत्रता, राज्य कुछ नहीं कर सकता, राज्य कुछ करने की कोशिश करता है तो कंपनियां देश छोड़ के जाने की बात करते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल वाइज बताया, बाकी मैं आप लोगों को बताता भी रहूंगा। यहाँ क्वेश्चन पेपर को हम खाली डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि इन क्वेश्चन पेपर्स को अच्छी तरीके से आप लोगों को एनालाइज करना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन जैसे NGO, MNCs, ये भी इनकी प्रासंगिकता क्या है? इनकी प्रासंगिकता NGO के बारे में, गैर सरकारी संगठन होते हैं परंतु ये अपने आर्थिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि ना ही राजनीतिक लाभ के लिए, बल्कि ये अपनी प्रसिद्धि और लोक कल्याण कार्य इनके लिए करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप सभी के लिए, मैंने आप सभी के लिए बताया और आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है आप सभी के लिए मैं लेकर आता रहूंगा। बाकी आप सभी के लिए अगर कोई भी नया अपडेट होगा वो भी आता रहेगा। और इसके अलावा ये हमारा नंबर है, अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं। प्लेलिस्ट लिंक आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सारी वीडियोस को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जितनी भी नई नई वीडियोस आप लोगों के लिए ऐड होगी वो भी वहाँ पर हम ऐड करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय